Good evening, all of you. Very, very warm welcome. हेलो नियति, हेलो सागर, कैसे हैं सब लोग? कैसा रहा वीकेंड? पढ़ाई हुई या मस्ती हुई या दोनों हुआ? नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ योर विल पावर इज स्ट्रांग. वेल डन माय बॉय, वेल डन सृष्टि, बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा तुमने. सर 3 नंबर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है मतलब? हाय मिहिर, हाय सागर. हाँ, ये 11th क्लास का टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स. हाय दीपांशु, अक्षय, सभी लोग आए क्या? नमस्ते सर जी, कैसे हो? नमन, नवनीत भी आया है, सागर भी आया है, एरन, आयुष्मान, निधि, सूरज. हाय सूरज, हाउ आर यू? ऋषि, ऋषिदेव, ऋषिकेश. ट्वेल्थ क्लास के लिए इसलिए है क्योंकि 12th क्लास वाले बच्चे इस साल जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं ना बेटा. तो बेसिकली जेई मेंस का क्रैश कोर्स है. टॉपिक 11th क्लास का है. अरे वाह जवाहर, कैसे हो? हाय आशुतोष, एलन. हाँ, तीनों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है बेटा. जेई मेंस में तीनों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है. तीनों की इंडिविजुअल कट ऑफ भी होती है मेंस में भी, एडवांस में भी. हाय एलन, हाउ आर यू? रुशिता, हाय रुशिता, गुड इवनिंग. हाय सिद्धार्थ. अब कुछ कुछ नाम मुझे याद होने लगे हैं, और जिनके नाम याद हुए हैं वो बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं. क्लास में इंटरेक्टिव माहौल बना रखा है उन्होंने, अच्छे जवाब दे रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं. उनका रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा जो बच्चे क्लास में इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं अपना. पीपी गेटिंग नर्वस, क्यों बेटा? हाय कुशाग्र, हाय अमन. नर्वस क्यों हो रहे हो बेटा? पीपी क्या हो गया? आवाज़ कम आ रही है क्या मेरी? सभी को कम आ रही है क्या? आवाज़ अगर ठीक आ रही है तो ओके लिखना, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है तो फटाफट से लिखना कि आवाज़ कम है तो मैं आवाज़ को बढ़ाऊं. ओके आ रही है? ओके नहीं आ रही है, चलो थोड़ी सी बढ़ा के दिखता हूं मैं. अब देखो जरा आप कैसी आ रही है. अब कुछ बेटर है क्या? किसने लिखा था आवाज़ कम आ रही है? अब बताओ बेटा, क्या ठीक आ रही है क्या? जे एडवांस के क्रैश कोर्स में बेटा अभी टाइम है. अभी तो मेंस फरवरी का मेंस होगा, फिर मार्च का होगा, फिर अप्रैल का होगा, फिर मई का होगा. 4 बार होने वाला जेई मेंस अभी. बेटर है, बेटर है. ओके चलो स्टार्ट करें फिर. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आई एम नितेश जाखड़. आई वेलकम यू ऑल टू अमेजॉन अकेडमी. अपन कर रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर टारगेटेड फॉर फेब्रुअरी का जेई मेंस. बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं. आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं दैट टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स. मैं कहूंगा मैथमेटिकल रीजनिंग के बाद ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, और इसमें से क्वेश्चन आएगा वो करने लायक होगा, बड़ा आसान होगा. लेकिन वो क्वेश्चन कर तभी पाओगे जब आपके फंडामेंटल सारे क्लियर होंगे, कुछ प्रैक्टिस कर रखी होगी. इसलिए आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बने रहना लास्ट तक. जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी खूब सारे करेंगे, और फंडामेंटल से भी सीखेंगे, और जल्दी कैसे करना है वो भी सीखेंगे. ठीक है? कुछ बेस्ट प्रैक्टिस, ज्वाइन क्लास ऑन टाइम एंड वॉच द कंप्लीट लेक्चर. बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी. अगर क्लास मिस होती है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो. रिवाइज प्रीवियस क्लास टॉपिक बिफोर कमिंग टू द क्लास. बी पोलाइट विद योर पीयर्स एंड टीचर्स ऑन चैट. स्पैम मत कीजिए, अनसिविलाइज लैंग्वेज मत यूज कीजिए. माई डाउट सेक्शन में आप कुछ पढ़ाई से रिलेटेड डाउट जो अभी अपन पढ़ रहे होंगे उससे रिलेटेड, या कोई मैंने कहा कि देखो ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो आपने मिस किया हो, तो आप माई डाउट वाले सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है? क्रोम या फायरफॉक्स में चलाएंगे तो क्लास बड़ी स्मूथ चलेगी. एंड्रॉइड वर्जन 6 या अब में चलाएंगे तो क्लास बड़ी स्मूथ चलेगी. और आपके इंटरनेट की स्पीड अगर 5 Mbps या उससे ऊपर है तो क्लास बड़ी स्मूथ चलेगी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए फटाफट से डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं. लास्ट क्लास में अपन ने कवर किया था पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. सारे टॉपिक उसके कवर कर लिए थे और बड़े अच्छे से कवर किए थे, और आप लोगों ने बड़े अच्छे जवाब दिए थे. डीपीपी करी हो
जरूर करनी चाहिए थी, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। फटाफट से जरा डाउट पूछ लो, क्या क्या डाउट हैं डीपीपी में, लिखना जरा। सर यू रिकमेंड कॉनिक्स और कैलकुलस? बेटा जो इररिलेवेंट, आज की क्लास से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं लास्ट के 5 मिनट में लूंगा, इसलिए बीच में इस तरह के सवाल बिल्कुल मत लिखना, ठीक है? हाय रणवीर। चलो डीपीपी को डाउट हो तो फटाफट लिखना जरा। क्वेश्चन नंबर 7, 6 और कोई डाउट? 6 और 7 दो क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए थर्ड, 3, 6 और 7। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन डाउट पूछे आपने 3, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। सर कोन इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ गिवन रेडियस आर। एक स्फीयर है अपने पास, उसके अंदर एक कोन बनाया गया है। एक बहुत ही काम की बात बता दूं मैं आपको, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इस कोन को 3D जैसा बनाते हैं ऐसा। उससे नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसलिए 2D कोन बनाओ। इसका जो सेंटर है, सपोज ये वाली डिस्टेंस हो गई आर, ये वाली डिस्टेंस भी हो गई आर, यहां से परपेंडिकुलर डालूं, दिस इज आर, दिस इज आर। स्लांट हाइट एल मान ली मैंने। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये समझते हो ना कि ये वाला एंगल 2 थीटा आ जाएगा, ठीक। वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर यानी कि कोन की रेडियस। ये कोन की रेडियस अगर ध्यान से देखोगे तो ये शायद एल साइन थीटा आ रही है, और हाइट अगर देखोगे तो एल कॉस थीटा आ रही है, एल कॉस थीटा, ठीक। तो ये बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच का मतलब एल कॉस थीटा। लेकिन दिक्कत ये है कि एल और थीटा दोनों ही वेरिएबल हैं, तो हमें कोई एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से अगर देखो तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसमें से ये इतना पार्ट यहां से लेकर यहां तक, ये तो आर हो गया, प्लस ये वाला डिस्टेंस आर, ये वाला एंगल 2 थीटा, तो ये डिस्टेंस हो गया आर कॉस 2 थीटा। समझ रहे हो? तो आर प्लस आर कॉस 2 थीटा ये पूरी हाइट हो गई, और अपन ने ये पूरी हाइट मान रखी है एल कॉस थीटा के बराबर। आर कॉमन निकाला तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस थीटा कैंसिल होगा तो बचेगा 2 आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एल। तो एल की वैल्यू आ गई अपने पास। अब चाहो तो आप एल की वैल्यू पुट कर दो, चाहो तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। कहां पर? इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में एल की वैल्यू पुट करोगे तो एवरीथिंग विल कन्वर्ट इनटू थीटा, और फिर dv बाई डी थीटा को 0 कर देना, वहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। tan थीटा की वैल्यू आएगी तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा आएगा तो r बाई एल की वैल्यू पूछिए, वो बड़े आराम से आ जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट से। ए टेंजेंट टू दिस कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कैन बी ड्रॉन एट ए पॉइंट विद एब्सिसा 2,3। ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ा ही आसान है, समझना चाहिए था आपको कि क्या कह रहा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा ना, क्यूबिक दे रखा है, और -1, 2 और 3 पे उसके रूट्स हैं। तो एक तो उसका रूट है ये वाला -1 पे, एक रूट है उसका 2 पे, और एक रूट है उसका 3 पे। स्टेटमेंट 1 पे कह रहा है कि 2 से 3 के बीच में कहीं ना कहीं f डैश x की वैल्यू 0 आएगी, बिल्कुल आएगी, रोल्स थ्योरम। दूसरा, कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड इन 2,3, वो तो है ही है। 2 और 3 दोनों पे वैल्यू 0 है, और मतलब 2 और 3 दोनों पे वैल्यू बराबर है, और फंक्शन कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 किसने पूछा था? इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। सब टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला लगाना है और सब नॉर्मल की लेंथ का फॉर्मूला लगाना है, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। ये आपसे खुद से हो जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 अपने डिस्कस कर लिए हैं। फटाफट से बता दो मुझे, एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 10 किसका? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? करेक्ट आंसर इज बी। किस किस से हो गया? जल्दी 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 जल्दी। फर्स्ट ट्राई द इजी क्वेश्चंस, देन ट्राई द मीडियम क्वेश्चंस। ओ सॉरी, बी नहीं, सी आएगा। सी 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 सॉरी, आंसर शायद सी आता है इसका ना। सी आता है या बी आता है? आप लोगों ने क्या निकाला है? आई थिंक बी ही था। चलो बताऊं क्या ये वाला क्वेश्चन। देखो, ये वाला क्वेश्चन बोलता है कि अगर आप कोई फंक्शन मानते f(x - gx),
तो क्या एच डैश एक्स की वैल्यू कभी जीरो होगी क्या? तो चेक कर लो कि एफ जीरो माइनस जी जीरो कितना आ रहा है। एफ जीरो माइनस जी जीरो तो 4 माइनस 2 आ रहा है, और एफ वन माइनस जी वन कितना आ रहा है। एफ वन 10 है, जी वन 6 है, 10 माइनस 6 4 आ रहा है। तो एच एक्स में एच जीरो और एच वन की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। हाँ, आई थिंक सी है आंसर। आई थिंक यहां पे गड़बड़ लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर इज सी। हो जाएगा। क्लास करने में डाटा बहुत खर्च होता है, तो मैंने आज कुछ सेटिंग्स चेंज करी है, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी को लो किया है ताकि आपका डेटा कुछ कम कंज्यूम हो। आज आप ट्राई करके देखना, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स। जे मेंस में आता है, जे एडवांस में तो नहीं आता है, लेकिन जे मेंस में जब आता है तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, गिवन कि आपको सारी चीजें समझ में आई हुई है और ध्यान में है, ठीक है। देखो, पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि यार स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, किस तरह से काम में आता है, और जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। डेटा जो भी है अपने पास, उस डेटा से हम कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, इन्फ्रेंस निकालना चाहते हैं कि यार अच्छा ऐसा है तो ऐसा है, इस डेटा का क्या मतलब है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो एक रॉ डेटा मैंने आपके सामने दिया है। सपोज आपके स्कूल में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और जेई मेंस 2020 पिछले वाले साल 21 सेक्शन 1 में भी 21 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में भी 21 स्टूडेंट्स हैं। उन 21 स्टूडेंट्स के जेई मेंस के मार्क्स आउट ऑफ 300, ये डेटा मैंने आपको दिया है। आपसे अगर पूछा जाए कि आपका स्कूल पार्टिसिपेट करने वाला है किसी ओलंपियाड में और किसी एक ही सेक्शन को भेजना है, और बेस्ड ऑन जेई मेंस की परफॉर्मेंस, जेई मेंस की परफॉर्मेंस के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि सेक्शन ए वाले बच्चों को भेजा जाए या सेक्शन बी वाले बच्चों को भेजा जाए, तो बताओ जरा कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करोगे एंड बेस्ड ऑन व्हाट, बताना जरा। आज पक्का करवा दीजिएगा चैप्टर। करवा तो रहा हूं बेटा, करवा तो रहे हैं। एवरेज मार्क से डिसाइड होगा, मीन से डिसाइड होगा, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहला थॉट तो यही आता है कि यार सबसे पहला थॉट तो यही आता है कि यार एवरेज निकाल के देखते हैं, जिस सेक्शन का एवरेज ज्यादा होगा वो एवरेज वो वाला सेक्शन बढ़िया कर रहा है। तो जब आप इनका एवरेज निकाल के देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आएगा कि सेक्शन ए का और सेक्शन बी का एवरेज एग्जैक्टली सेम है। अप टू 4 डेसिमल निकाल के देख लिया मैंने, वो एग्जैक्टली सेम है। अब कैसे डिसाइड करोगे बताओ जरा, अब कैसे डिसाइड करोगे? एवरेज निकाल के देखा, एवरेज मार्क दोनों सेक्शन में सेम आ रहा है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं क्या चेक करूं? मीडियन चेक करूं, डेविएशन चेक करूं, मॉड चेक करूं, वेरिएंस चेक करूं, मीन डेविएशन चेक करूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीडियन चेक करूं बेस्ड ऑन मीन, सेक्शन ए नहीं, मीन तो दोनों का सबका सेम आ रहा है। मैक्सिमम मार्क अचीवर, डेविएशन चेक करूं, सेफ रेंज। देखो, रेंज अगर निकालोगे तो सेक्शन ए की रेंज 248 है, सेक्शन बी की रेंज 246 है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। रेंज से भी नहीं पता चल रहा है। मीन से ज्यादा जिनके ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट दोनों में 21 है। देखो रेंज, रेंज जानते हो ना क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वो भी निकाल के देखी तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, रेंज भी सेम सी आ रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देखोगे उसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जानते हो क्या? सिग्निफिकेंस जानते हो क्या? जिसकी कंटिन्यूटी ज्यादा है वो आएगा। एम आई टू लेट सर? मीडियन, मीडियन, मीडियन पे आऊंगा अभी। चलो, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा चलो, मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज सेक्शन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होता सपोज, और सेक्शन बी का 80 होता, तो कौन से सेक्शन को भेजते? जल्दी से बताना जरा, जल्दी से बताना जरा। सेक्शन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 10 होता और सेक्शन बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 80 होता, तो कौन से वाले सेक्शन को भेजते? कुछ बच्चे कह रहे हैं बी को, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए को। ए बी, बी 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 बी। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, मैं आपको चैट को ऑफ कर देता हूं थोड़ी देर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होता तो मैं सेक्शन ए को प्रेफर करता। क्यों? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि जो बीच का सा जो डेटा है
उससे बिखराव कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा डेटा बिखरा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग एवरेज निकाली और दोनों मान लो 50 आ गई, फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो रोहित शर्मा का स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज 40 आया और विराट कोहली का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि विराट कोहली के जो भी इनिंग्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक बार 200 मार दिए एक बार 0 मार दिए, कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, मतलब डेविएशन कम है, यानी डेटा में बिखराव कम है। मैक्सिमम डेटा 50 के आसपास ही है, यानी कि वो जब भी विराट कोहली जब भी बैटिंग करने आता है तो ठीक ठाक रन बना लेता है। जबकि रोहित शर्मा की खास बात क्या होगी बेस्ड ऑन दिस डेटा, कि कभी तो वो 200 मार देता है कभी वो 0 मारता है, इसलिए उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, उसका डेटा ज़्यादा बिखरा हुआ है। इस तरफ भी बहुत ज़्यादा है, इस तरफ भी बहुत ज़्यादा है मीन वैल्यूज से। इसलिए सपोज अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है और आपको कहा जाए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किसी एक को सिलेक्ट करो, तो डेफिनेटली विराट कोहली को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि वो 40-50 रन तो बना ही देगा। अगला मैच सोचो बांग्लादेश से है और दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, एक ही जगह है, तो रोहित शर्मा को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बांग्लादेश से जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं इंडिया के। अगर इनमें से कोई बैट्समैन चला नहीं तो भी जीत तो जाएगी इंडिया। कल को अगर रोहित शर्मा चल गया तो 200 भी बना सकता है, बड़े मार्जिन से जीतेगी। तो इसलिए हम अलग अलग तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन, अलग अलग तरह की एवरेज, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मॉड, मीडियन, डेविएशन फ्रॉम द मीन, डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, ये सारी चीज़ें निकालते हैं ताकि हम कुछ जजमेंट लगा सकें, कुछ एनालिसिस कर सकें। तो फिलहाल अपन इस क्वेश्चन में ये बात कर रहे थे कि सेक्शन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 10 होता, इसका मतलब उसके जो बच्चे हैं उनका मार्क्स आपस में काफ़ी गुथे हुए हैं, लगभग सबके बराबर से मार्क्स हैं, बिखरे हुए नहीं हैं। इसलिए, लेकिन फिलहाल 10 है नहीं, फिलहाल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 76 और इसका है 80। तो हम इसके बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा जजमेंट कर नहीं पा रहे हैं। मान लो मीन डेविएशन निकालते अबाउट द मीन, वो भी दोनों का लगभग सेम सा आ रहा है। ये मैंने निकाल के डेटा यहां पे डाला है। मान लो अगर अपन मीडियन निकालते तो पहले का मीडियन 120 है, दूसरे का मीडियन 89 है। अब मुझे बताना कि अब मैंने बहुत सारे चीजें निकाल के आपके सामने रख दी है, अब मुझे बताना कि अब आप कौन से सेक्शन को भेजना चाहोगे फॉर एन ओलंपियाड। ए ए ए ए ए ए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए को भेजना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि मीडियन का मतलब है बिल्कुल बीच वाली वैल्यू। इस डेटा को अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है, और मीडियन वैल्यू पहले की 120 है, दूसरे की 89 है। इसका मतलब पहले वाले सेक्शन में 120 से ऊपर बहुत बहुत बच्चे हैं यार, और 120 से ऊपर यानी जेईई मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। सेक्शन बी में 89 से ऊपर उतने ही बच्चे हैं, इसका मतलब कम बच्चे जेईई मेंस क्वालिफाई करेंगे, यानी सेक्शन बी ओवरऑल थोड़ा कमजोर सेक्शन है। मतलब क्या है, भावार्थ क्या है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जितने भी चीजें हम ये पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, दे एक्चुअली ऑल मीन समथिंग। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डेटा या अलग अलग जो पैरामीटर है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पैरामीटर डिसाइड करेगा या हमारी हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में मीडियन ने हमें बेटर जजमेंट दिया कि परफॉर्मिंग बेटर। क्लियर हो गया? सबको डिफाइन कर दीजिए। मुझे पता है कि सबको ध्यान नहीं है, तो ये सारी चीज पढ़ेंगे ना आज, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आज यार। चलिए क्लियर हुआ ना कि स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस अपन क्यों करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो अब फटाफट से अपन बात करते हैं जो भी अपन ने बातें करी है, मीन, मॉड, मीडियन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, वो सारी बातें अपन क्लियर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज, यानी कि सबको ऐड कर दो और एन से डिवाइड कर दो। डिनोट करते हैं इसको एक्स बार से। ये तो बात हुई अनग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा कैसा? यही वाला डेटा जो बिल्कुल बिखेर के दे दिया है हमको, ऐसे के लिए आप सबको जोड़ दो, एन से डिवाइड कर दो। बाई चांस अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी हो तो उसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सपोज ये xi की वैल्यू और इसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये 2 और ये 3 है। इसका मतलब ये जो 2 है ये 3 बार दिख रहा है डेटा में। तो जब हम मीन निकाल रहे होंगे तो 2 को 3 बार ऐड कर रहे होंगे, यानी बेसिकली 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यानी कि हर डेटा अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वो सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो तो वो उतना ही तो आ जाएगा।
तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तो डायरेक्टली सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई एन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मीन। क्लियर है? आगे चले। मीन में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मीन तो बड़ा आसान होता है। दूसरी एक बड़ी बात, एक सवाल पूछा है मैंने आपसे, क्या व्हाट हैपन्स टू द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास इफ 5 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट स्कोर? जल्दी से जवाब देना जरा। अगर आपकी क्लास के सब बच्चे के 5-5 नंबर काट लिए जाएं तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? रिमेन सेम, रिड्यूस बाय 5, रिमेन सेम, रिमेन सेम, रिमेन सेम, डिक्रीज बाय 5। सेम कैसे रह सकता है यार? सेम कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है सेम? सबके 5-5 नंबर कट गए यार। चलो सीधा सा एग्जांपल ले लो, सपोज सबके 100 में से 100 नंबर आए थे सपोज, तो एवरेज भी तो 100 ही रहा होगा। अब सबके 5-5 नंबर काट लिए तो सबके 95 मार्क्स आ गए, तो अब एवरेज कितना आया? 95 हो गया ना यार। यानी सबके अगर 5-5 नंबर काट लोगे तो एवरेज 5 नंबर कम हो जाएगा। दिस ट्रिक इज वेरी वेरी हेल्पफुल, जिस ट्रिक का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या करूंगा मैं, अगर मेरे पास बड़े बड़े डेटा हैं, या मान लो ऐसा कोई डेटा है 51, 59, 58, सुनते जाना ध्यान से, 54 और 52, इनका अगर मुझे कोई मीन निकालने को बोले तो सर सिंपल है, सबको ऐड कर दो, 51 से लेकर इन सबको ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो। अरे मेरे भाई, इनको ऐड करने में जान निकल जाएगी यार, टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबके 50 नंबर घटा देता हूं, सबके 50 नंबर घटा देता हूं, तो अब नंबर बचे 1, 9, 8, 4 और 2। इनका मीन निकालना बड़ा आसान है। इनका मीन निकालने के बाद जो मैंने 50 नंबर सबके काटे थे ना, 50 वापिस ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एक्चुअल मीन आ जाएगा। समझे कि ना समझे बताना जरा। यही है अज्यूम्ड मीन मेथड। समझा ना तू? जल्दी बताना। समझे कि ना समझे? वंस मोर सुनो ध्यान से। सबके अगर 5-5 नंबर कम हो जाएंगे तो एवरेज भी तो 5 नंबर कम हो जाएगा। हाँ, एवरेज 5 नंबर कम हो जाएगा। तो अगर मुझे कोई कहे कि इनका मीन निकाल के बताओ, तो एक तरीका तो ये कि इन सबको ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो। अब सबको ऐड करने में जोर आएगा क्योंकि अजीब अजीब टाइप के नंबर हैं, थोड़े बड़े बड़े नंबर हैं। तो मैंने क्या किया, सपोज ये क्लास के बच्चों के मार्क्स थे, मैंने सबके 50 नंबर काट लिए। 50 नंबर काट लिए तो एक्चुअल में जो मीन जो आने वाला था वो 50 कम आएगा, यानी मीन में 50 ऑलरेडी माइनस हो चुका है। अब 50-50 माइनस किए तो इसका 1 नंबर, इसका 9 नंबर, इसके 8 नंबर, इसके 4 नंबर, इसके 2 नंबर, इनका मीन निकालना बड़ा ही इजी है। तो इनका मीन निकाला मैंने और लास्ट में 50 वापिस ऐड कर दिया, यानी मेरे पास एक्चुअल वाला मीन वापिस आ जाएगा। समझे? अब तो समझ गए? ए राजू समझा ना तू? श्याम बोला नाम नहीं लेने का। बाबू भैया आएगा, तुम समझोगे तो आएगा। चलो मैं इंग्लिश में समझाता हूं। नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, सो द अज्यूम्ड मीन मेथड, what is the significance and what is the use of assumed mean method? For finding average of large numbers, let's reduce all the entries by a certain number, find their mean and finally add the same number to this mean to get the actual mean. बड़े बड़े नंबर हों तो सब में से एक बड़ा सारा नंबर माइनस करके जो छोटे छोटे नंबर बचे हैं उनका मीन निकाल लो। उनका मीन निकाल के जो नंबर माइनस किया तो उसको वापस ऐड कर दो। क्लियर? क्या डाउट है बेटा तुम्हारा? एग्जाम्पल से समझाया ना अभी यार। मीन में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, मीन तो इतना आसान है। अरे वीके टेल माई डाउट, टेल माई डाउट। तुम्हारा डाउट क्या है बेटा? डाउट तो लिख दे। नहीं, स्पेक्स तो यार ये लैपटॉप की रेस से बचाने वाले स्पेक्स हैं। आंखें मेरी बहुत जोरदार, एकदम टना आंखें मेरी। ओपी क्या होता है यार? पता नहीं क्या क्या डाउट पूछ रहे हो यार। चलो चैट को ऑफ करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। मेरा ध्यान जा रहा है आपकी चैट की तरफ। आधा घंटा 20 मिनट तो वैसे ही बीत चुके हैं यार। तो एज्यूम्ड मीन मेथड अगर करोगे तो बुक्स में अगर देखोगे तो आपको इस तरह की बड़ी बड़ी टर्म्स दिखाई देंगी। ये बड़ी बड़ी टर्म्स सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं है। व्हाट यू कैन डू,
जस्ट रिड्यूस ऑल द नंबर्स बाय ए सर्टेन नंबर, एक सर्टेन नंबर से उसको कम कर दो। सपोज आपने हर नंबर को ए से कम किया, मीन निकाला, लास्ट में ए वापस जोड़ दिया तो एक्चुअल मीन आ जाएगा। दिस इज अज्यूम्ड मीन मेथड, दिस इज ए शॉर्टकट ट्रिक फॉर फाइंडिंग मीन ऑफ लार्ज नंबर्स। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड, सपोज इस तरह के नंबर थे, what will happen to the average marks of class if the marks of each student become half of the original value? Let me see your answers. अगर मैं सब स्टूडेंट्स के मार्क्स हाफ कर दूं तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी बताना। सबके मार्क्स हाफ कर दिए मैंने, सबके आधे कर दिए मार्क्स, तो एवरेज भी हाफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो क्यों ना हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करें? क्या? द एवरेज विल बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सो फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑफ लार्ज नंबर्स, लेट्स डिवाइड ऑल द एंट्रीज बाय ए सर्टेन नंबर, find mean of the reduced values and finally multiplies this mean by the same number. Suppose 1000, 2000, 3000, 4000 और 6000 इनका मीन निकालना है, तो इन सबको थोड़ी ऐड करूंगा मैं तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 6 इनका मीन निकाल लूंगा, और इनका मीन निकाल के फाइनली इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 1000 से डिवाइड करके इन नंबरों को छोटा बना लिया था, तो लास्ट में जब मेरा मीन निकल के आएगा तो उसको वापस मुझे मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा मीन, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। समझाना तू ये राजू, समझाना तू, जल्दी बताने का। क्लियर? यस 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 यस, चलो आगे। तो ये जो बुक्स में इस तरह का बड़ा सारा फॉर्मूला दिया होता है, ये है कुछ नहीं, ध्यान से देखना क्या है ये, इसको समझाने जा रहा हूं मैं। हर वैल्यू में से कोई नंबर माइनस किया, यानी हर नंबर, हर बच्चे के कुछ नंबर काट लिए, किसी एक नंबर से डिवाइड किया, तो ऐसा करने के बाद दो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक तो उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो नंबर माइनस किया था वो वाला नंबर वापस ऐड करना पड़ेगा। यही प्रोसीजर है और कुछ नहीं है। तो ये जो अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड है, दीज आर बेसिकली शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग मीन व्हेन द नंबर्स आर वेरी लार्ज। गॉट इट? चलो करो जरा ये क्वेश्चन, जेईई मेंस 2015 का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द मीन ऑफ डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशंस इज 16। If one of the observations valued 16 is deleted and 3 new observations valued 3, 4 and 5 are added to the data, then the mean of the resultant data is. Yes beta, you can download the notes of this class. Don't worry. Right now I request you to focus on the questions and the theory which I am explaining. At the end of the class I will tell you everything, where you can find the class notes, where you can find the DPP, where you can find the answer key of the DPP, all things I will explain. But for now I want you to focus on the questions and the theory which I am explaining. Okay? उत्कर्ष का 14 आया है। वेल डन उत्कर्ष। उत्कर्ष ने पहली बार में सही जवाब निकाल दिया। अरे बहुत ही आसान चैप्टर है मेरे भाइयों, बहुत ही आसान चैप्टर है यार, बहुत ही आसान चैप्टर है। हाँ 14 आंसर 14, सिंपल है ना बिल्कुल। देखो ध्यान से, क्या मीन ऑफ डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। मीन बेसिकली सबका सम डिवाइडेड बाय 16। दिस इज गिवन एज 16 विच मीन द सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज 16 multiplied by 16. Now what is happening? A value of 16 is deleted, which means sigma x जो था, जो कि 16 into 16 था, उसमें से एक 16 हट चुका है, and 3, 4 and 5 are added. तो प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, ये नया सम आ चुका है। 16 वाला हटा दिया और 3, 4, 5 ऐड कर दिए। तो अब अगर मैं इस पूरे को डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? पहले 16 ऑब्जर्वेशन थे, एक हटाया, बचे 15, 15 में 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गए, 3, 4, 5, यानी कि डिवाइडेड बाय 18। दिस इज आवर न्यू मीन। यही क्या आएगा? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना, यही क्या आएगा? सर टेल माय नेम क्रांति, मतलब
मैं तुम्हारा नाम कैसे बताऊं यार? तुम्हारा नाम तो तुमने खुद लिखा है। 14 आया रे बाबा, समझा ना तू? आया ना 14? कितना आसान है देखो। मीन पे सवाल आ गया तो समझो तुम्हारी किस्मत बहुत काम कर रही है, क्योंकि मीन का सवाल बड़ा आसान होता है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ये कौन सही करके बताता है। जिसने बाइनोमियल वाला चैप्टर, बाइनोमियल वाला लेक्चर अटेंड किया था, वो इसका आंसर बड़ा जल्दी निकाल पाएगा। लेट्स सी, let's see. If a variable takes the values 0, 1, 2, 3 up to n with frequencies proportional to, not equal to, proportional to the binomial coefficients c0, c1, c2 up to cn, then the mean of the distribution is. Let's see, let's see, let's see. It's your first class, welcome. प्रीवियस स्लाइड पूछी थी किसी ने, दिखा दी है मैंने। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है बेटा, क्लास के बाद ये नोट्स तुम्हें एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। 14.11 तो नहीं आ रहा, 14 आ रहा है यार। गलत, सबका गलत है यार, सबका। मैं देखते जा रहा हूं तुम्हारे आंसर, सबका गलत है, सबका गलत है। n/2 सही निकला। डीएच तुम्हारा नाम बोल दो बेटा। डीएच ने करेक्ट आंसर दिया। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। तुम्हारे कंसेप्ट मुझे लग रहा है कि बाइनोमियल के क्लियर हैं। चिराग ने गड़बड़ आंसर दिया है। एसएम का सही आया है, कई बच्चों का सही आया है। चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना और समझना, ध्यान से देखना और समझना। जब हम मीन निकालने के लिए इस तरह का फंडा लगाते हैं कि हर नंबर को उसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में सारी फ्रीक्वेंसीज का सम लिख दो। अब फ्रीक्वेंसी अगर प्रोपोर्शनल है तो कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर प्रोपोर्शनल है, सपोज एनसीआर के, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स एनसीआर। अब ये जो लैम्डा है ये यहां भी ऊपर से कॉमन निकलेगा, यहां भी नीचे से कॉमन निकलेगा। लैम्डा और लैम्डा तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मुझे प्रोपोर्शनलिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यही फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं, ठीक। तो अगर सिग्मा एक्स आई एफ आई यानी ऊपर वाला पार्ट अगर मैं निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा? 0 इंटू C0, 1 इंटू C1, 2 इंटू C2 अप टू n इंटू CN। इसका शॉर्टकट ट्रिक बताई थी मैंने। इसको S मान लो और इसको उल्टा करके एक बार दोबारा लिख दो, NCN। उससे पहले n-1 CN-1, चलते चलते लास्ट में ये वाली बिल्कुल लास्ट में आ जाएगी, यानी कि 0C0 आ जाएगा। क्या किया मैंने जो S0C0, 1C1, 2C2, 3C3 अप टू NCN जो लिखा हुआ था ना, उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है। तो NCN वाली टर्म सबसे पहले आ गई है और C0 वाली टर्म सबसे लास्ट में चली गई। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, जानते हो क्या आप? कि C0 एंड CN आर बेसिकली सेम, सो आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू, S प्लस S, 2S, दिस इज इक्वल टू इसको C0, ये भी C0, यानी कि ये N टाइम्स C0 ही तो बन रहा है, प्लस 1 प्लस n-1, ये भी तो n टाइम्स C1 ही बन रहा है। चलते चलते ये NCN और 0C0, ये भी तो NCN ही बन रहा है। n को कॉमन निकाला तो C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू CN कितना होता है? ये n इंटू 2 की पावर n होता है, लेकिन ये वैल्यू 2s की है, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ रही है? s की वैल्यू आ रही है n इंटू 2 की पावर n-1, ठीक है जी। और सिग्मा एफ आई अगर निकालना हो, सिग्मा एफ आई का मतलब है C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू CN। कितना होता है ये तो 2 की पावर n होता है। तो मीन अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मीन में ऊपर वाला पोर्शन तो आएगा n इंटू 2 की पावर n-1 और डिवाइड में आएगा 2 की पावर n, ये 2 की पावर n है, यानी कि आंसर इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। मुश्किल नहीं था, मुश्किल नहीं था, ध्यान से करना था बस। ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपकी, सबका सम कैसे निकालना है ये सब पढ़ा हुआ है आपका, लेकिन आप जल्दीबाजी करते हो, चीज़ें याद नहीं रखते हो, या फिर कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, जो कि बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है।
समझा ना तू राजू, श्याम? नहीं समझा? वंस मोर। कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा बेटा? बाइनोमियल वाला पार्ट नहीं समझे? चलो दोबारा देख लो फटाफट से। सिग्मा एक्स आई एफ आई निकालूंगा तो पहला नंबर है 0, उसकी फ्रीक्वेंसी है C0 प्लस 1C1 प्लस 2C2 अप टू NCN। एक काम करता हूं मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। दिस इज एक्चुअली सिग्मा R मल्टीप्लाइड बाई NCR। R वेरीज फ्रॉम 0 टू N। अब तो क्लियर है? R को 0 डालने पर वो टर्म तो 0 हो जाएगी, यानी कि मैं इसको R इक्वल टू 1 से लेकर N तक R इंटू NCR लिख दूं तो भी तो सेम ही बात है, क्योंकि R इक्वल टू 0 पे तो जो पहली टर्म है वो 0 ही बन रही है, तो उसका तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। नाउ आई एम यूजिंग द फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू N बाई R इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो ये बनेगा सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेकर N तक। R तो पड़ा हुआ है, यहां पर इसको लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? इसको लिख दिया मैंने N बाई R इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। R से R तो कैंसिल हो गया, N बाहर निकला, सिग्मा N माइनस 1 CR माइनस 1, R की वैल्यू 1 से लेकर N तक। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, ये N मल्टीप्लाइड बाई N माइनस 1 C0 प्लस N माइनस 1 C1 से लेकर N माइनस 1 CN माइनस 1 बन रहा है। इसकी वैल्यू तो अगर तुम पूछोगे तो मैं तुम पे गुस्सा करूंगा, इसकी वैल्यू 2 की पावर N माइनस 1 आएगी। तो ऊपर वाला पार्ट तो जो सिग्मा एक्स आई एफ आई था वो तो आगे 2 की पावर N माइनस 1, और सिग्मा एफ आई निकालोगे यानी कि वो आएगा C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेकर CN तक, विच इज 2 की पावर N। तो अब अगर मैं x बार निकालूंगा विच इज सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई, इट विल कम आउट टू बी n इंटू 2 की पावर N माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर N, यानी कि n बाई 2 आंसर आ जाएगा। अब तो समझ गया होगा राजू? अब तो समझ गया होगा? नहीं, ये प्रीवियस ईयर का नहीं है, लेकिन मुझे चांसेस लग रहे हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट पे बेस्ड अभी तक मीन पे सवाल आया नहीं है, मुझे लग रहा है इस बार आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेटेड मीन पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन काम में आ सकता है। वेटेड मीन अगर पूछना हो तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ही है। जैसे मान लो अगर आप नीट का एग्जाम अगर आप जानते हो तो नीट के एग्जाम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है। सपोज केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 100 आते हैं, लेकिन बायोलॉजी के 200 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है। तो कल को इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज बहुत सारे नंबर्स हैं लेकिन हर नंबर का वेटेज अलग अलग है। वेटेज समझ गए ना आप? तो वेटेज इज बेसिकली सेम एज फ्रीक्वेंसी। जहां जहां अपन सिग्मा एक्स आई एफ आई करते थे वहां पर सिग्मा एक्स आई डब्ल्यू आई कर देना, हर एक का वेटेज से मल्टीप्लाई कर देना, और डिवाइड में सिग्मा एफ आई की बजाय सिग्मा डब्ल्यू आई यानी वेटेज से डिवाइड कर देना। क्लियर? साहिल समझ गए? बहुत बढ़िया। C1 प्लस 2C2 नहीं बेटा, तुमने जो भी लिखा है वो गलत है। 1C1 प्लस 2C2 प्लस NCN, N ये N के बराबर आएगा, तुमने जो भी लिखा है वो गड़बड़ है। वेटेड मीन नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी की तरह ही है। वेटेड एवरेज अगर निकालना हो, वेटेड मीन अगर निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी जगह उसका वेट डाल देना, सारा काम सेम बन जाएगा। ठीक। कंबाइंड मीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड मीन सपोज 2 डेटा है, या यूं मान लो कि सेक्शन ए इसका कुछ अलग से डेटा है, सेक्शन बी इसका भी कुछ अलग से डेटा है। पूरी क्लास का अगर कंबाइंड मीन निकालना हो तो n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत अगर है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो यस लिखना, नहीं तो लिखना सर क्वेश्चन कराओ जल्दी से। कंबाइंड मीन को एक्सप्लेन करने की जरूरत हो तो यस लिखना, नहीं तो लिखना क्वेश्चन। तो अपन क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। क्लियर? लो फिर क्वेश्चन करो ये वाला जेईई मेंस 2007 का। इतना आसान सवाल कि 9वीं क्लास के बच्चों को भी दे दूंगा तो भी कर लेगा, लेकिन मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आप में से लगभग 70% बच्चे सही जवाब निकालेंगे और 20% बच्चे गलत जवाब निकालेंगे। आई एम श्योर। करो जरा। यस मतलब दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? चलो दोबारा देख लो भैया। सपोज क्लास नहीं, सपोज सेक्शन। बाकी बच्चे क्वेश्चन करना, जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा देखना। सेक्शन ए में 20 स्टूडेंट्स थे और उनके एवरेज मार्क्स थे 50। सेक्शन बी में सपोज 25 स्टूडेंट्स हैं और उनके एवरेज मार्क्स हैं सपोज 60। आपको पूछा जाए कि होल क्लास के एवरेज मार्क्स क्या हैं,
तो होल क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने का मतलब कि पूरी क्लास के सारे मार्क्स ऐड कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द होल क्लास। तो नीचे तो पता है हमें कि 50 नहीं सॉरी, नीचे तो पता है हमें कि 20 + 25 आएगा। पूरी क्लास में कितने बच्चे हुए? पूरी क्लास में 20 + 25 बच्चे हो गए। और यहां जो सबका सम निकालना है, यहां पर x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर मैं x बार से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम निकल जाता है। तो ये सिग्मा एक्स ऑफ सेक्शन ए प्लस सिग्मा एक्स ऑफ सेक्शन बी, यही तो बात है। अब सबके नंबर, टोटल नंबर कितने आए सेक्शन ए में? सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं इनटू सेक्शन ए का एवरेज कितना है, प्लस सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं इनटू सेक्शन बी का एवरेज कितना है, डिवाइडेड बाय सेक्शन ए के बच्चे प्लस सेक्शन बी के बच्चे। यही फॉर्मूला यहां पर लिख के दिया था मैंने। अब तो समझ गए राजू? चलो ध्यान देते हैं जरा बच्चों के क्या आंसर आए हैं। 80%, 80%, 80%, 80%। यार मैं तो कह रहा था कि 80% बच्चे सही जवाब निकालेंगे, मुझे लग रहा है कि सही जवाब ही 80% है और 100% बच्चों का सही जवाब आया, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो चलो, आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है जेईई मेंस में, कंबाइंड मीन वाला। तो एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 52 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 42। एवरेज मार्क्स ऑफ कंबाइंड इज 50। तो कंबाइंड एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू एवरेज ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इनटू एवरेज ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज। यही लगाना है, यानी कि ये तो दे रखा अपन को कंबाइंड एवरेज कितना, 50 के बराबर। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, या नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं जी मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, जी मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑफ गर्ल्स, एवरेज ऑफ गर्ल्स इज 42 प्लस नंबर ऑफ बॉयज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय गर्ल्स प्लस बॉयज। तो ये बना 50g प्लस 50b इज इक्वल टू 42g प्लस 52b। एक तरफ ले गया तो बन रहा है 8g इज इक्वल टू 2b, यानी कि 4g इज इक्वल टू b। एक रिलेशन तो ये आ गया। अब नंबर ऑफ बॉयज का परसेंटेज निकालना है, यानी बॉयज डिवाइडेड बाय बॉयज प्लस गर्ल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो परसेंटेज निकालना है। बॉयज की वैल्यू b प्लस g की जगह डाल दिया मैंने b/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। बड़े आराम से ऊपर नीचे b कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 80%। बहुत मुश्किल सवाल है सर, ऐसा सवाल तो मेरे समझ ही नहीं आया। चाहे राजू समझाए, चाहे बाबू भैया समझाए, चाहे श्याम समझाए, मुझे तो समझ ही नहीं आया सर। क्यों आया? क्या आ गया? लगता है बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। थोड़ी देर के लिए मैं चैट को ऑफ कर देता हूं क्योंकि काम की बात आने वाली है। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज 0। क्या मतलब है? हर वैल्यू में से अगर मीन को घटाओगे, सपोज ये डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज ये इनका मीन आता है, या 11, सपोज जो भी है, इस मीन से इनका डेविएशन निकाल लो और इनका डेविएशन निकाल लो। सारे डेविएशन को अगर ऐड करोगे तो अल्टीमेटली 0 आएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। सारे डेविएशन हर जो वैल्यू है ना वेरिएबल की, उन सब का अगर मीन से डेविएशन निकाल के, यानी मीन से डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टर्म्स पॉजिटिव बनेंगी, कुछ टर्म्स नेगेटिव बनेंगी, लेकिन अल्टीमेटली ऐड होने के बाद सारी चीजें बन जाएगी 0। दूसरी बात, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। ये क्या मतलब हुआ सर? ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया। ध्यान से सुनना बात को। जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से अगर मीन को माइनस करोगे तो कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। उन सारी वैल्यूज को अगर ऐड करोगे तो अल्टीमेटली बन जाएगा 0। ठीक, लेकिन सारी वैल्यूज में से आपने मीन को माइनस किया, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। हर वैल्यू को आपने स्क्वायर कर दिया, फिर ऐड किया, अब तो 0 नहीं आएगा ना, अब इसकी कुछ वैल्यू आएगी। यानी कि हमने स्क्वायर डेविएशन निकाला है। ये जो माइनस किया इसका मतलब डेविएशन, कितना फर्क है, और स्क्वायर किया यानी हमने स्क्वायर डेविएशन निकाला है। किससे डेविएशन, किस चीज से डेविएशन मेजर कर रहे हैं अपन?
एक्स बार से, यानी कि मीन से कितना डेविएशन हो रहा है। इन द सेम वे अगर मैं हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस कर दूं, फिर सारी वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड करूं, तो अब ये जो वैल्यू आएगी ये इस वाली वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो मैं डेविएशन किसी भी वैल्यू के अबाउट निकाल सकता हूं कि यार 100 के अबाउट डेविएशन निकालो कि 100 से कितना डेविएशन है, 120 से कितना डेविएशन है, 50 से कितना डेविएशन है। तो ये जो स्क्वायर वाले डेविएशन है ये मीन के अबाउट मिनिमम आएंगे, इसको याद रख लेना, क्योंकि बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे टिक करने में। ठीक। तीसरी बात, एक्स आई प्लस लैम्डा, यानी हर वैल्यू में अगर लैम्डा ऐड कर दूं तो मीन भी लैम्डा से बढ़ जाएगा, मीन में भी लैम्डा ऐड हो जाएगा। लैम्डा टाइम्स एक्स आई, यानी हर वैल्यू में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दूं तो मीन में भी लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा टाइम्स एक्स आई प्लस म्यू, यानी हर वैल्यू को लैम्डा टाइम्स कर दूं और फिर म्यू ऐड कर दूं तो जो मीन है वो भी लैम्डा टाइम्स ऐड होकर लास्ट में म्यू ऐड हो जाएगा। चैट को मैंने ऑन किया है। इन तीनों में कोई भी पार्ट अगर समझ नहीं आया तो जल्दी से लिखना कौन सा वाला पार्ट, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। तीनों बातें बड़ी काम की हैं, जल्दी। ओके। प्रॉपर्टी 2 थर्ड, सेकंड पार्ट रिपीट। सेकंड पार्ट ये बोलता है कि देखो हर बच्चे के जितने भी मार्क्स आए हैं उसमें से अगर मीन को माइनस करोगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। उन सारी वैल्यूज को अगर मैं स्क्वायर कर दूं, उन सबको ऐड करूं और n से डिवाइड करूं तो कुछ वैल्यू आएगी। इन द सेम वे हर बच्चे के मार्क्स में से अगर मैं मीडियन माइनस कर दूं, फिर सारी वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड करके उनका एवरेज निकालूं, इन द सेम वे हर बच्चे के मार्क्स में से मैं मॉड को माइनस करूं, सबका स्क्वायर करके ऐड करके n से डिवाइड करूं तो हर बार कुछ अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इन सारी वैल्यूज में से मिनिमम ये वाला होगा। कब? जब हमने हर किसी का जो डिफरेंस है वो मीन से लिया है। अब क्लियर? आ गया दिव्यांश को, आ गया। थर्ड पार्ट तो बड़ा आसान है यार, थर्ड पार्ट की तो बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करी थी अपन ने। थर्ड पार्ट क्या बोलता है कि हर क्लास के हर बच्चे में अगर लैम्डा नंबर फालतू दे दिए तो मीन भी लैम्डा बढ़ जाएगा। हर बच्चे के मार्क्स अगर मैंने लैम्डा टाइम्स कर दी, डबल कर दिए, तो मीन भी डबल हो जाएगा। हर बच्चे के मार्क्स अगर मैंने डबल कर दिए यानी लैम्डा टाइम्स कर दिए और फिर 5-5 मार्क्स फालतू और दे दिए तो मीन भी लैम्डा टाइम्स होकर 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे। मीडियन के बारे में कुछ बताना है या क्लियर है आपको? मीडियन बड़ा आसान है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ और जो बिल्कुल बीच वाला डेटा होता है दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन को डिटेल में एक्सप्लेन करूं या क्वेश्चन पे चलूं सीधा? जल्दी से बताना। मीडियन में से डिफरेंस लेंगे तब भी जीरो आएगा? नहीं, जीरो नहीं आएगा। मीडियन के अबाउट जीरो नहीं आएगा, मीडियन के अबाउट जीरो नहीं आएगा, सिर्फ मीन के अबाउट जीरो आएगा। बता दूं तो देखो, जब डेटा आपको दे रखा है तो डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो और जो मिडिल वैल्यू है वो बन जाएगी उसका मीडियन। जैसे ये वाला डेटा दिखाया था ना आपको, ये वाला देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो बिल्कुल मिडिल वैल्यू है दिस इज मीडियन ऑफ द डेटा। यानी मीडियन का सिग्निफिकेंस ये है कि ये डेटा को 50-50 में डिवाइड कर रही है कि आधे लोग इससे कम नंबर लाए हैं, आधे लोग इससे ज्यादा नंबर लाए। तो यहां पे अपन ने कहा कि आधे लोग अगर 120 से ज्यादा नंबर लाए यानी ये वाला सेक्शन बढ़िया है, यहां पर आधे लोग 89 से ज्यादा नंबर लाए यानी ये वाला सेक्शन थोड़ा सा कमजोर है। क्लियर हो गया मीडियन? तो ये तो बड़ा आसान सा है कि कल को अगर 1 2 3 4 5 ही डेटा है तो थर्ड ये बन जाएगा मीडियन। बाई चांस अगर 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो मिडिल वैल्यू तो एग्जैक्टली कोई है ही नहीं। इधर 3 मिडिल में तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते हैं अपन? ऐसे में अपन इन दोनों वैल्यूज का मीन निकालते हैं, इन दोनों वैल्यूज का मीन निकालते हैं, जो कि होता है 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.5। समझ गए? चलो आगे।
अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये 9th क्लास में बहुत ही क्लियरली दिया होता है। 11th में और जेई में अभी तक सवाल इसके ऊपर आया नहीं है, लेकिन क्योंकि मीडियन सिलेबस में इसलिए हो सकता है 9th वाला जो फॉर्मूला है मीडियन निकालने का वो भी पूछ सकता है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो दिस। अगर तुम एम कर रहे हो कि सर मेरे तो 200 प्लस नंबर चाहिए, मेरे को मुझे कोई रिस्क लेने का ही नहीं है, तो भैया फिर 9th वाली जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी आपको याद होनी चाहिए। मीडियन का ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। कब होता है ये? जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सर ये स्टैटिस्टिक्स तो ना 9th में भी बोरिंग लगती थी, 10th में भी बोरिंग लगती थी, 11th में भी बोरिंग लगती थी, अब जेई देने जा रहे हैं तो भी बोरिंग लग रही है। तो बोरिंग मत लगाओ इसको, एक काम करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि मीडियन सिलेबस में है तो हो सकता है 9th क्लास में जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला सीखा था हमने वो बाई चांस काम में आ जाए, इसलिए मैंने आपको शीट में नोट्स में लिख के दे दिया है। याद करोगे तो पक्का फायदा होगा, नहीं याद करोगे तो काम 99.9999% चल जाएगा, क्योंकि आज तक जेईई मेंस में इस पे सवाल पूछा नहीं गया है। ठीक है। करो जरा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है जेईई मेंस 2003 का। बहुत ही आसान सवाल है, हार्डली 1 मिनट लगना चाहिए। हार्डली 1 मिनट लगना चाहिए। डीके पूछ रहा है सर कोई मैजिक ट्रिक है क्वेश्चंस के लिए? हाँ मैजिक ट्रिक है बेटा, ऐसे से हाथ को मलो, फूंक मारो, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। कमाल करते हो यार, सर को मैजिक ट्रिक है क्या? कैसी बातें करते हो यार। सी बहुत बढ़िया, सबका सी आ चुका है। देखो बहुत ही आसान है, 9 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9। तो पता है हमें कि मीडियन जो है, मीडियन तो ये मिडिल वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि इधर भी 4 डेटा हैं, इधर भी 4 डेटा हैं, तो ये तो बन गया मीडियन। अब क्या कह रहा है? लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन आज इंक्रीज्ड बाय 2। इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, बढ़ाओ बोले। मीडियन तो अभी भी x5 ही बना रहेगा, इस यानी कि मीडियंस रिमेन्स अनचेंज। कितने आसान सवाल आते हैं जेईई मेंस में यार, कितने आसान सवाल, फ्री के 5 नंबर आते हैं। चलो आगे। मॉड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डेटा सेट। सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा अपीयर हुआ, दैट इज मॉड। इतना जान लोगे काम चल जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिखा आपको, तो इस तरह का फॉर्मूला काम में लेना पड़ सकता है। बहुत 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 ही कम चांसेस हैं कि ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना पड़े। 99.999999% चांसेस ये हैं कि आपका डेफिनेशन से काम चल जाएगा कि मॉड क्या होता है। मॉड होता है जो डेटा सबसे ज्यादा बार अकर हुआ। ठीक, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वही तो सबसे ज्यादा बार आया होगा, तो वो मॉड बन गया। और अगर आपको इस तरह का डेटा होता है 0 से 10 उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर 10 से 20 उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इस तरह का डेटा जब दिया होता है जैसा 9th और 10th में होता था, तो आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है। जेईई में अभी तक काम नहीं आया है, आना भी नहीं चाहिए, 99.99% श्योर हूं मैं। ठीक, चलो आगे कर दो फटाफट से क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, लेकिन अब की बार ये जेईई मेंस का नहीं है, ये जेईई 1982। हालांकि उस टाइम भी इस एग्जाम का नाम जेईई मेंस ही हुआ करता था, बट दैट टाइम जेईई मेंस का मतलब होता था सब्जेक्टिव वाला पेपर, और आज जो जेईई मेंस इसको बोलते हैं, उस टाइम वो जेईई स्क्रीनिंग नाम से हुआ करता था। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि वेरिएबल टेक्स वैल्यूज x विद फ्रीक्वेंसी n + x - 1 cx, x की वैल्यू दे रखी है, द मॉड ऑफ द वेरिएबल इज। बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन पे बेस्ड सवाल है, अगर आप कर दोगे तो मेरी तरफ से शाबाशी। मेरी तरफ से शाबाशी। ये क्वेश्चन जो कर देगा मेरी तरफ से शाबाशी है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरे जमाने का नहीं यार, ये सवाल मेरे भी पैदा होने से पहले आया हुआ है। पर हाँ, मेरे जमाने में जेईई मेंस और जेईई स्क्रीनिंग हुआ करता था।
मॉड ऑफ द वेरिएबल इज 2n माइनस 1 cn। नहीं 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 नहीं, x नहीं। हाँ बेटा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं यार, जो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है वो मैंने लिख के छोड़ दिया है ताकि आप उसको याद रख लो। एन इज द करेक्ट आंसर। यूटी, यूटी आई थिंक यू आर उत्कर्ष। उत्कर्ष आज बहुत सही जवाब दे रहा है। आयुष्मान तुम्हारा गड़बड़ है, एन गड़बड़ है, 1 गड़बड़ है, 0 गड़बड़ है। सवाल को समझना ध्यान से, मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं। समाज जय हिंद रे यार तो यार कॉमेडी करने आए यहाँ पे यार, जय हिंद लिख लो यार, सवाल करे ना मेरे भाई। ए वेरिएबल टेक्स वैल्यू एक्स, एक्स क्या दे रखा है 0 1 2 3, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू 0 आती है। फ्रीक्वेंसी कितनी है n प्लस 0 माइनस 1 c0। वेरिएबल की वैल्यू 1 आती है तब फ्रीक्वेंसी कितनी है n प्लस 1 माइनस 1 c1। वेरिएबल की वैल्यू 2 आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है n प्लस 2 माइनस 1 c2। चलते चलते वेरिएबल की वैल्यू n आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है n प्लस n माइनस 1 cn। तो पहला वाला तो बन गया n माइनस 1 c0, दूसरा वाला बन गया n c1, तीसरा वाला बन गया n प्लस 1 c2। चलते चलते लास्ट वाला बना 2n माइनस 1 cn। मॉड का मतलब क्या है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, यानी कि हमें यह निकालना है कि इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर तो निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऊपर वाली चीज भी वेरी कर रही है, नीचे वाली चीज भी वेरी कर रही है। ध्यान से अगर देखोगे तो n माइनस 1 c0 इज सेम एज n माइनस 1 cn माइनस 1, n c1 इज सेम एज n cn माइनस 1, n plus 1 c2 is same as n plus 1 cn minus 1. This is same as 2n minus 1 cn minus 1. सबकी नीचे वाली वैल्यू सारे cn minus 1 ही है। तो सोचो सबसे बड़ा कौन सा होगा। जिसका ऊपर वाला नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। 5c2, 6c2, 7c2, 8c2, इनमें सबसे बड़ा कौन है 8c2, जिसका ऊपर वाला नंबर सबसे बड़ा है। तो यहां पर 2n minus 1 cn minus 1, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बट इट इज नॉट द मॉड, इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मॉड कौन है, वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, यानी कि मॉड निकल के आया n के बराबर। बहुत मुश्किल सवाल है सर, बहुत मुश्किल सवाल है। समझ में आया तो फटाफट से यस लिखना, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया तो यस लिखना, आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया था कैसे, मतलब तू खुद उल्टा हुआ या लैपटॉप को उठा के उल्टा किया क्वेश्चन को उल्टा पढ़ने के लिए यार। समझ नहीं आया, कौन सा वाला पार्ट समझ नहीं आया एच जी, जल्दी बताओ यार। एच जी को समझ नहीं आया, कौन सा वाला पार्ट समझ नहीं आया, जल्दी से एक बार जल्दी से वापस समझा दो। देखो वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू 0 से लेकर n तक वेरी कर रही है, तो 0 से लेकर n तक उसकी वैल्यू वेरी कराई मैंने, और फ्रीक्वेंसी भी n प्लस एक्स माइनस 1 cx है। तो x की वैल्यू डालते जाओ, नई नई अलग अलग फ्रीक्वेंसी आती जाएंगी। ये फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली इस तरह की वैल्यूज बन के आ गई। हमें मॉड निकालना है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो निकालना है। अब इन फ्रीक्वेंसीज में से सबसे बड़ा कौन है ये पहचानना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जो एनसीआर का एन है वो भी चेंज होता जा रहा है और सीआर का आर है वो भी चेंज होता जा रहा है। लेकिन मैंने प्रॉपर्टी लगाई कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। उससे क्या हुआ, नीचे सब में एन माइनस 1 आ गया, अब ऊपर एन माइनस 1, फिर एन प्लस 1, फिर एन प्लस 2, फिर एन प्लस 3, चलते चलते लास्ट में 2n माइनस 1। तो ऊपर वाला नंबर जिसका सबसे बड़ा होगा, देखो ना 5c2, 6c2, 7c2, 8c2 में सबसे बड़ा कौन, 8c2 सबसे बड़ा, यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। किसकी, n की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। n की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, इसका मतलब n ही तो मॉड है, जो फ्रीक्वेंसी है वो मॉड नहीं है मेरे भाइयों, समझ गए। चलो आगे। रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन फॉर ए सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मॉड एंड मीडियन कोइंसाइड। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इस तरह का ग्राफ अगर बने, सिमेट्रिक है, वही मीन की वैल्यू आएगी बिल्कुल बीचों बीच, वही मॉड की वैल्यू आएगी बिल्कुल बीचों बीच, और वही मीडियन की वैल्यू आएगी। लेकिन फॉर ए मॉडरेटली असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग इंपिरिकल फॉर्मूला इज सेटिस्फाइड। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल पढ़ा हुआ होगा, लेकिन ये फॉर्मूला कई बार गलत याद हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना कैसे। मीन, मॉड और मीडियन एल्जेब्रिकली लगाओगे तो मीन सबसे पहले आएगा, फिर मीडियन,
उसके बाद आएगा और मॉड उसके बाद आएगा। एल्जेब्रिकली मीन सबसे पहले, मीडियन उसके बाद और मॉड उसके बाद। और 1 और 2 में सबसे छोटा 1, तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मीडियन जो होगा वो मीन और मॉड को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि मीडियन अगर मैं निकालना चाहूं तो 1 इंटू मॉड प्लस 2 इंटू मीन डिवाइडेड बाई 1+2। तो 1+2 उधर गया तो बन गया 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 टाइम्स मीन। यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। समझ गए? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर दिस, फाइंड द मॉड, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। कौन सा? मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। किस्मत अगर अच्छी हुई, जैसे जेई मेंस को 2005 में जिन बच्चों ने दिया था उनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ गया। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। 19 निकाल दिया, कमाल करते हो यार आरडी तुम यार। फिर 90, एक और ने 19 निकाल दिया। मरे 24 आएगा यार, 24। ये ऐसे सवाल गलत करोगे तुम यार। मॉड निकालना है 3 टाइम्स मीडियन, तो मीडियन है 22 माइनस 2 टाइम्स मीन, मीन है 21। ये आया 66 और ये आया 42। कितना आ रहा है? 24। कितना आसान सवाल है यार, कमाल करते हो। आगे बढ़ो। अब इंपॉर्टेंट बात आती है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन यानी कि बिखराव कितना है, डेटा कितना बिखरा हुआ है। तो डेटा का बिखराव मेजर करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला रेंज, दूसरा मीन डेविएशन और तीसरा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक बेटा, शॉर्टकट ट्रिक अगर एक बार दोबारा देखनी है तो यू विल हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग, क्योंकि अभी मैं चैट को ऑफ करने जा रहा हूं। अभी जो अपन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हमें कम से कम आधा घंटा देना पड़ेगा। ठीक। रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यूज ऑफ ए वेरिएट इज कॉल्ड रेंज। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो भी आ रही है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो तो आपकी रेंज ऑफ डेटा आ जाएगी। बहुत आसान है ये। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह का डेटा हो 0 से 10 उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर 10 से 20 उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस टाइप वाला डेटा हो, देन द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ मैक्सिमम क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मिनिमम। ये तो सिंपल सी है ना यार। ये अगर जाते जाते लास्ट में 90 से लेकर 100 तक आ रहा हो तो 100 मैक्सिमम वैल्यू है और 0 मिनिमम वैल्यू है, तो रेंज 0 आ जाएगी। तो बड़ा आसान है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। एक आध बार जेई में शायद कहीं दिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेंज को जरूर याद कर लेना। डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। कितना आसान है। ऊपर डिफरेंस, नीचे सम। किसका? एक्सट्रीम वैल्यूज का। ऐसा करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल के आएगा। सवाल अगर आ गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ दिस डेटा, और ये चीज अगर आपको याद नहीं है तो बहुत हो सकता है वहां पे आप सर पीट पीट के रोगे कि यार सर ने कहा था ये फॉर्मूला याद कर लेना। आ गया तो 4 नंबर फ्री के हैं, मेरे 4 नंबर गए। परेशान हो जाओगे, बाकी सवाल भी गलत कर जाओगे, इसलिए याद रख लेना इसको। मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन चैट को 1 सेकंड के लिए ऑन कर रहा हूं। अगर कोई दिक्कत हो रेंज में तो बताना, नहीं तो यस लिखना। आगे बढ़ता हूं। ऐसा ही तुम शॉर्टकट ट्रिक दोबारा पूछ रहे हो, आगे जब भी क्वेश्चन आएगा ना वो क्वेश्चन दिखा के मैं शॉर्टकट ट्रिक दोबारा बता दूंगा। देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। एग्जांपल आएंगे, आगे आएंगे एग्जांपल। चलो आगे बढ़ते हैं। दोबारा मैं चैट को कोफिशिएंट रेंज एक बार और। अरे फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है यार, सीधा फॉर्मूला है। डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज यानी लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस कितना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, उनका सम। इतना सही तो है बस। सपोज ये वाला डेटा होता मेरे पास जो स्टार्टिंग में देखा था अपन ने, ये वाला, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए 10 और 258 को ऐड करता और एक बार उनको सब्ट्रैक्ट करता, इस फॉर्मूले में पुट करता, खटाक से आंसर निकल जाता। कौन से वाले फॉर्मूले में? इस वाले फॉर्मूले में। एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस और एक्सट्रीम वैल्यूज का सम डायरेक्ट। चलो
मीन डेविएशन, द मीन डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल एवरेज। पता नहीं सर क्या, ये अंग्रेजी भाषा समझ नहीं आ रही सर, मैं समझा रहा हूं, मैथमेटिकली समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो भी सारी वैल्यूज थी उनमें से मीन को हटा दूं तो कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, उनको जोड़ूंगा तो वैल्यू जीरो आएगी। यानी मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि यार डेविएशन कितना हो रहा है, डेटा का बिखराव कितना है। तो मैंने काम किया, मैंने जो एक्सआई में से मीन को माइनस किया था उसकी ले ली मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हर वैल्यू मीन से कितना डेविएट कर रही है, कुछ वैल्यू मीन से 2 कदम दूर है, कुछ वैल्यू मीन से 10 कदम दूर है, कुछ वैल्यू मीन से -2 कदम दूर थी लेकिन उसको भी मैंने 2 कदम दूर मान लिया है। तो हर एक की दूरी आ गई कि हर वैल्यू मीन से कितनी दूर है। उस जितनी भी दूरियां हैं उन सब का एवरेज निकाल लूं तो बन जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन के अबाउट निकालना है तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन, ये मीन तो इसको इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी डेविएशन है उन सबका मीन निकाला, यानी कि एन से डिवाइड किया है। किसके अबाउट निकालना है, मीन से कितना डेटा बिखरा हुआ है, या फिर सिमिलरली मीडियन से कितना डेटा बिखरा हुआ है। तो अगर मीडियन के अबाउट डेविएशन निकालना होगा तो एक्स बार की जगह मीन डाल दूंगा, मॉड के अबाउट डेविएशन निकालना होगा तो एक्स बार की जगह मॉड डाल दूंगा। ये देखो हर वैल्यू में से ए को माइनस किया है, ए कैन बी सॉरी मीन, मॉड और मीडियन। कुछ नहीं करना, हर वैल्यू में से जो भी मीन के अबाउट डेविएशन निकालना है तो मीन को माइनस कर दिया, हर वैल्यू में से मीडियन के अबाउट डेविएशन निकालना है तो मीडियन माइनस कर दिया, हर वैल्यू से मॉड के अबाउट डेविएशन निकालना है तो मॉड माइनस कर दिया, सबकी ले ली एब्सोल्यूट वैल्यू और जितनी भी वैल्यूज आई उन सबका मीन यानी कि एवरेज निकाल लिया तो मीन डेविएशन निकल जाएगा। मीन डेविएशन निकाला जा सकता है मीन के अबाउट, निकाला जा सकता है मीडियन के अबाउट, निकाला जा सकता है मॉड के अबाउट। चैट को ऑन कर रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बताना। मीन डेविएशन समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया? नो डाउट। नमन तुमने नो सर लिखा, उसका मतलब अगर समझ आया तो यस लिख दो, नहीं समझ आया तो जो दिक्कत है वो लिख दो। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज ऑलवेज जीरो अबाउट मीन, व्हाट वाज ऑलवेज जीरो अबाउट मीन, द सम ऑफ डेविएशंस अबाउट द मीन इज ऑलवेज जीरो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगर आप लकी हैं तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस साल वाले जेई मेंस में, क्या मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन इट इज टेकन अबाउट द मीडियन। मीडियन के अबाउट अगर डेविएशन निकालोगे, कौन सा वाला, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला डेविएशन अगर निकालोगे मीडियन के अबाउट तो वो मिनिमम आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जेई मेंस में, इस चीज को याद रख लेना। सेकंड फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन, अरे यार वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है तो हर एक को उतनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बार बार ऐड हो रहा है। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन का मतलब सिग्मा एफ आई, इतना तो समझते हो यार। सर वाई किसके लिए, वाई कौन सी पार्ट के लिए वाई बेटा? अच्छा इसके लिए वाई पूछ रहे हो, इसके लिए वाई और इसके लिए हाउ बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, तुम इसको याद कर लेना। स्क्वायर में मीन मिनिमम रहता है और एब्सोल्यूट वैल्यू में मीडियन के अबाउट मिनिमम रहता है। ठीक, अरे लकी इसलिए कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये डेटा दे रखा है, इस डेटा का इनमें से किसके अबाउट मीन डेविएशन मिनिमम आएगा। ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मीडियन, ऑप्शन सी मॉड, ऑप्शन सी कोई और नंबर। तो मीडियन के अबाउट अगर मीन डेविएशन लोगे तो मिनिमम आएगा। इसलिए मैंने कहा कि लकी अगर आप हो तो ये वाली चीज जेई में आ सकती है इस साल। करो क्वेश्चन नंबर 7। मीन के अबाउट मिनिमम क्यों नहीं, मुझे नहीं बताया यार।
अरे भाई जनता ने निकाल के देखा, मीडियन के अबाउट मिनिमम आता है यार, प्रैक्टिकल किया गया ये। मैं वो डाउट ढूंढ रहा हूँ यार, कौन सा बच्चा कह रहा था कि एक डाउट है, हाँ शॉर्टकट ट्रिक पूछ रहा था एक बच्चा। तो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि मीन, मीडियन और मॉड को अगर आप एल्जेब्रिकली लिखोगे तो एल्जेब्रिकली सबसे पहले मीन आएगा, फिर मीडियन आएगा, फिर मॉड आएगा। और ये 1:2 मैथमेटिकली लिखोगे तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन किसको, मीन और मॉड को। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाओगे तो 2 टाइम्स मीन प्लस 1 टाइम्स मॉड डिवाइडेड बाय 1 + 2 शुड बी इक्वल टू मीडियन। इससे वो फॉर्मूला बहुत आसानी से डिराइव हो जाएगा। करो क्वेश्चन नंबर 7, क्या आंसर आ रहा है? अरे वाह, बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया, बहुत सारे बच्चों ने। हाँ बता दिया था, किसी बच्चे ने पूछा था कि सर एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करो। 4 4 4 4 4 4, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज 4। मॉड ए की वैल्यू 4 आएगी। क्या कह रहा है ये? इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर्स a, 2a, 3a से लेकर 50a। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले तो मुझे इनका मीडियन निकालना होगा। तो 50 डेटा है तो बिल्कुल बीचों बीच वाली वैल्यू तो आएगी नहीं। तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी? 25th वैल्यू और 26th वैल्यू का एवरेज निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा 25.5a। अभी तो मैंने मीडियन निकालना है। अब मुझे हर वैल्यू का मीडियन से डेविएशन निकालना है। तो 25.5a का a से डेविएशन कितना है? डेविएशन है 24.5a। 2a से डेविएशन कितना है? 23.5a। चलते चलते लास्ट में जब ये 24a, 25a, 26a जब आएगा तो 24a से डेविएशन कितना है? 0.5a, इतना डेविएशन है। प्लस इसके आगे जब बढ़ना शुरू करोगे तो वापस यही वाली वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी। 25 से 0.5a का डेविएशन है, 26 से 0.5 का है। चलते चलते यही वाली सारी वैल्यूज दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि मीडियन से पहले और मीडियन के बाद सेम ही है, इधर 24, 23, 22, उधर 26, 27, 28। यानी इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे सारे डेविएशंस का सम निकल गया, सारे डेविएशंस का सम निकल गया। इसको डिवाइड कर दूं किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो उस सम की एवरेज वैल्यू निकल गई। दिस एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 50। चलो जी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको। 2 से मल्टीप्लाई किया और a कॉमन निकाल लिया। a कॉमन निकाला तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। और सोचो 0.5 से पहले 1.5 आ रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, फिर 5 आया। चलते चलते ये मैं 2 का मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ सब में, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई। लास्ट में जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? 49 तक डिवाइडेड बाई 50, दिस इज इक्वल टू 50। तो ये तो शायद 1 + 3 + 5 से लेकर 49, ये तो 25 का स्क्वायर है। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई ए, और इधर 50 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। मॉड ए क्यों पूछा हुआ है सोचो? मॉड इसलिए पूछा हुआ है क्योंकि एक्चुअल में ये डेविएशन जितने भी हैं उन सब पे अपन एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते हैं। तो यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, यानी कि यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 4। समझ गए हो तो यस लिखना, मैं आगे बढ़ूं। समझ गए हो तो यस लिखना, फटाफट से मैं आगे बढ़ता हूं। अरे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन टाइप कराऊंगा यार, ये सारे जेई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। लास्ट सेकंड स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा है यार? 1 + 3 + 5 ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं जो कि n² के बराबर होता है। ये अगर आपको याद नहीं है तो इसको AP मानकर इसका सम निकाल लो, फिर भी हो जाएगा। ठीक, बच्चों ने इतना जल्दी कैसे बता दिया? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहीं देख रखा होगा तभी इतना जल्दी आया, इतना अदरवाइज इतना जल्दी आएगा नहीं। घबराओ मत, उन्होंने कहीं देख रखा होगा। हो सकता है वो तुमसे थोड़ा एडवांस हैं,
वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके बैठे हो, या हो सकता है रिसेंटली किया हो इसलिए आ गया होगा। 24.5 वाला देखो भैया, मीडियन अपना 25.5 निकला है, तो 25.5 का डेविएशन निकालना है ए से, कितना आ रहा है 24.5। फिर 2A से डेविएशन निकालना है, कितना आ रहा है 23.5। चलते चलते लास्ट में जब 24 से डेविएशन निकालना है तो 25.5 का 24A से डेविएशन 1.5। ऐसे करते करते सारे डेविएशन दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। जब मैं 24 तक जाऊंगा तो इधर वही डेविएशन आ रहा है, और 25 के आगे जाऊंगा तो भी वही डेविएशन आ रहा है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। आप समझ गए? हाँ, पूरा पूरे PDF की बना दूंगा यार, तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो अभी। चलो आगे। 25 का स्क्वायर है यार, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यार ये 25 ऑड नंबर लिखे हुए हैं, ऑड नंबर्स का सम 20n स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर लिख दिया मैंने डायरेक्टली। नहीं समझ में आया तो AP का सम तो निकालना आता है, वो निकाल लेना, वो 25 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जेई 1981 में आया था। मैं तो कोशिश कर रहा हूं जल्दी से पढ़ाने की यार, तुम समझ ही नहीं रहे हो। एब्सोल्यूट नहीं लिखा हुआ हो तो आपको एब्सोल्यूट वाला ही मानना है। जब सिर्फ मीन डेविएशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन अबाउट ए पॉइंट के इज मिनिमम, तो जब मीन डेविएशन की बात कर रहा हो तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू वाला डेविएशन ही मानना है। अदरवाइज स्क्वायर डेविएशन लिखा हुआ होगा या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा होगा, ये 3 वर्ड है। सी 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 सी, चिराग सी तुम्हारा पढ़ लिया मैंने, चिराग। शिवम का सी, सूरज का सी, अंश का सी, नमन का भी सी, बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब। क्या कहा मैंने? अभी तो बताया था कि मीन डेविएशन मीडियन के अबाउट मिनिमम होता है। तो पूछ रहा है भैया इनमें से किसके अबाउट मिनिमम होगा? ये पहला वाला तो मीन निकाला उसने, और ये तो फर्स्ट टर्म है, ये वाला बेसिकली मीडियन है। मीडियन है कैसे पता चला? x1 x2 से लेकर x201, तो बीच वाली टर्म कौन सी आएगी? x101। तो मीडियम के अबाउट, मीडियन के अबाउट मिनिमम होता है। टंग ट्विस्टर बन गया है तो यार। मीन डेविएशन इज मिनिमम अबाउट मीडियन। ठीक है, अब ठीक बोला। तो मीडियन जो है वो x101 है, उसके अबाउट मिनिमम आएगा कौन? मीन डेविएशन। हो गया टंग ट्विस्टर। चलो चले आगे, चलो आगे। अब बात करते हैं अपन वेरिएंस की। सुनना ध्यान से, चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। बस 2-3 टॉपिक और हैं। जब इंसान को ये समझ में आया कि यार एवरेज निकालने से नहीं, मुझे कुछ डिस्पर्शन यानी डेटा का बिखराव कितना है उससे भी मुझे मतलब है, तो सबसे पहले तो आदमी के थॉट में यही आया होगा ना यार कि हर वैल्यू अपने मीन से कितनी डेविएट कर रही है, उनको जोड़ लूं और n से डिवाइड कर लूं तो डेविएशन का भी एवरेज आ जाएगा। तो पता पड़ा यार वो वैल्यू तो 0 आ रही है। तो इंसान ने कहा कि एक काम करते हैं, मीन से डेविएशन निकालते हैं जब, तो सारा 0 आ जाता है। तो एक काम करते हैं अपन एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लेते हैं, यानी हर वैल्यू मीन से कितनी दूर है, हर वैल्यू मीन से कितनी दूर है, उन दूरियों को ऐड कर लेते हैं, उनका एवरेज निकाल लेते हैं, तो पता चलेगा कि एवरेज दूरी कितनी है, मीन से एवरेज दूरी कितनी है हर डेटा की। लेकिन दिस वॉज नॉट ए वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। क्यों? क्योंकि जब एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो जो बहुत दूर का डेटा है, बहुत दूर का डेटा, उसका सिग्निफिकेंस थोड़ा कम रह गया। इसलिए इंसान ने क्या किया? इंसान ने कहा एक काम करता हूं, मीन से जो डेविएशन ले रहा हूं ना उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की बजाय मैं उसका स्क्वायर कर लेता हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों ली थी? ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए, तो पॉजिटिव वैल्यू तो स्क्वायर करके भी आ जाएगी। तो एक काम करता हूं मैं उसका स्क्वायर कर लेता हूं। उससे क्या होगा? उससे जो दूर की वैल्यू है उसको वेटेज ज्यादा मिलेगा, तो बेटर जजमेंट कर पाऊंगा कि हाँ यार डेटा में एक्चुअल में बिखराव बहुत ज्यादा है। तो इंसान ने कहा कि उसको स्क्वायर कर लो ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो स्क्वायर करके सबको जोड़ा और n से डिवाइड कर दिया, यानी कि एवरेज दूरी कितनी है, स्क्वायर्ड दूरी कितनी है वो निकला। इसको नाम दिया गया वेरिएंस। अब सोचो अगर सारा डेटा सेंटीमीटर में होता तो वेरिएंस एक्चुअल में सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आता।
डेविएशन की फील तो आई नहीं अभी तक। तो डेविएशन की फील लेने के लिए क्या किया, उसका अंडर रूट ले लिया। स्क्वायर किया था सबको, वापस अंडर रूट ले लिया, यानी वेरिएंस का भी अंडर रूट ले लिया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर का भी अंडर रूट ले लिया, और उसको बोल दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया क्या? यस लिखना फटाफट से, नहीं तो आगे बढ़ो। जो मैंने समझाया वो समझ में आया क्या? समझ में आया तो जल्दी से यस लिखना। यस 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 यस। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं काम की बातें लिख देता हूं कि वेरिएंस निकालने के लिए, अब मैं चैट को ऑफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। वेरिएंस निकालने के लिए हर वैल्यू में से मीन को माइनस करना है। हर वैल्यू में से मीन को माइनस करना है, यानी उसके बीच का डिस्टेंस कितना है उसको स्क्वायर करना है। तो हर एक का मीन से डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, सबको ऐड करना है और n से डिवाइड करना है, यानी उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। दिस विल कम आउट टू बी वेरिएंस। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको अगर अपन एक्सपेंड करते हैं तो कुछ ये चीजें और सिंप्लीफाई हो जाती हैं, और सिंप्लीफाई होकर बन जाती है ये क्या हो जाती है सिंप्लीफाई बन के, जो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर था और डिवाइड में n था, उसको सिंप्लीफाई जब करते हैं तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ बच जाता है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई n पूरे का होल स्क्वायर। ये बड़ा आसान है, आप खुद भी डिराइव कर सकते हो इसको। लेकिन काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि अगर कभी कभी तो ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, कभी कभी ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या बोल रहा है? सेकंड वाला फॉर्मूला बोल रहा है कि अगर मेरे पास सारी वैल्यूज का सम हो, सारी वैल्यूज का सम हो और सारी वैल्यूज के स्क्वायर का सम हो, तो भी मैं वेरिएंस डायरेक्टली निकाल सकता हूं। ये सेकंड फॉर्मूला है। समझ में आया तो यस बोलना फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। समझ में ये वाला फॉर्मूला आ गया हो कि वेरिएंस निकालने के दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, कभी ये काम में आ सकता है, कभी वो काम में आ सकता है। डीके को समझ नहीं आया, फटाफट से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सेकंड फॉर्मूला समझ में नहीं आया, देखो हर वैल्यू में से मीन को घटाओ, हर वैल्यू में से मीन को घटाओ, उसका स्क्वायर करो, तो कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी बहुत सारी, उन सबको ऐड कर दो और डिवाइड बाय n करो तो उन सबका एवरेज आ गया। दिस इज वेरिएंस। ठीक है। अब अगर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, इस होल स्क्वायर को एक्सपैंड करके थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, तो ये चीज एक और चीज के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर? कि अब आपको हर वैल्यू में से मीन को माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो क्या करना, आप तो हर वैल्यू का स्क्वायर कर देना, उन सबको ऐड कर देना, डिवाइड बाय n कर देना, माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन n का होल स्क्वायर। यानी कि ये तो क्या है, ये तो मीन ही तो है, x बार ही तो है, तो मीन के स्क्वायर को माइनस कर देना। क्लियर? दोनों फॉर्मूले डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी काम में आ सकता है। एक और काम की बात, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हर वैल्यू थी, ये वाली जो हर वैल्यू थी, ये अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे जो था वो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम आ जाएगा। सिंपल है ये तो। और इस वाले में अगर ये वाला जो पार्ट निकला था उसी में अगर फ्रीक्वेंसी वाला जुगाड़ करना हो, तो हर वैल्यू अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपल सी बात है ये तो। इफ़ यू आर अगेन फीलिंग लकी फॉर दिस ईयर्स जेईई मेंस, तो इस रिलेशन को ध्यान से देखो। ये बेसिकली सिग्मा स्क्वायर है, देखो स्क्वायर किया हुआ है, यानी ये एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। पॉजिटिव वैल्यू अगर आने वाली, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इस चीज से बड़ा होना चाहिए, यानी कि दिस होल एक्सप्रेशन शुड ऑलवेज सेटिस्फाई। इस पे क्वेश्चन एक बार आ चुका है, दूसरी बार आ सकता है क्योंकि बहुत टाइम पहले आया था। तो ये रिलेशन भी याद रखना कि सिग्मा क्या कह रहा है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन पूरे का होल स्क्वायर। सर यहां तो एफ आई लिखा हुआ है, तो एफ आई का मतलब वही तो हो गया ना कि एक्स आई
हर एक्सआई कितनी बार आ रहा होगा उतनी बार ऐड हो जाएगा, यानी वो अपनी ही फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो यस लिखना फटाफट से, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। टाइम की कमी है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, सॉरी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही आसान है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि स्क्वायर किया था तो डेविएशन का स्क्वायर निकला था, फिर उसको वापस अंडर रूट ले लिया तो जो सेंटीमीटर स्क्वायर जो डेविएशन था वो वापस सेंटीमीटर का बन गया। ठीक। ट्रॉफी चाहिए तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको सही कर देना, ट्रॉफी आपकी हो जाएगी। चलो, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही सिंपल है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। एक और काम की बात, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। डायरेक्ट फॉर्मूला है भैया, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस पे अगर क्वेश्चन आ गया और आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो छोड़ देना, उसको हाथों हाथ छोड़ देना और भजन कीर्तन शुरू कर देना, भगवान शायद भला कर दे तुम्हारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप फिर से लकी फील कर रहे हैं कि यार इस बार जेईई मेंस में ऐसी कोई चीज आ जाए जो डायरेक्ट उत्तर निकले, तो ध्यान से सुनना। क्या, हर वैल्यू को अगर मैं लैम्डा से बढ़ा दूं तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो ना, आपकी क्लास में कुछ नंबर आए हैं बच्चों के, उसका कुछ मीन आया है, आपने उस मीन का बिखराव निकाल लिया, डेटा, हर डेटा की दूरी निकाल ली, यानी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब अगर सबको 5-5 नंबर फालतू दे दिए तो सारा डेटा इधर शिफ्ट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। दूसरी बात, अगर आपने हर वैल्यू को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएंस लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर वैल्यू में से जब मीन माइनस होता है तो हर वैल्यू को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वेरिएंस निकालने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है, यानी लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यानी पहले जो वेरिएंस आ रहा था वो लैम्डा स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके बनी तीसरी बात, क्या, कि हर डेटा में अगर ए का मल्टीप्लाई करूं और बी ऐड कर दूं तो बी ऐड करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेटा एज इट इज आगे खिसक गया, लेकिन डेटा का बिखराव तो वही बचा हुआ है, बिखराव, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिर्फ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जल्दी से बता देना, ये सारी चीजें क्लियर हो तो हम करते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम बार क्वेश्चन जो है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर ही आया है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पिछला सारा कवर करना जरूरी था। तो जल्दी से यस लिखो ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन करते हैं अपन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, करें? चलो करो जरा, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से करना जरा। बताओ 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 बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, जे मीन्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का स्टैटिस्टिक्स का आता है और एक क्वेश्चन पक्का मैथमेटिकल रीजनिंग का आता है, पक्का पक्का आता है। गलत जवाब निकाल रहे हो, कुछ कुछ बच्चों का सही है। करेक्ट आंसर इज सी टाइम्स एस। कैसे? वेरिएंस अगर मैं पूछता तो अगर एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय सी तो वेरिएंस हो जाता सी स्क्वायर टाइम्स पुराना वेरिएंस। सवाल में वेरिएंस नहीं पूछा है, सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, यानी वेरिएंस का अंडर रूट करना पड़ेगा, यानी इसका अंडर रूट करना पड़ेगा तो सी बाहर निकलेगा और पुराने वाला वेरिएंस अंडर रूट के अंदर बचा रह जाएगा, यानी सी टाइम्स एस बन जाएगा। समझ में आया क्या? बहुत मुश्किल सवाल है, समझा भाई? समझो तो यस लिखना, फटाफट आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। यस, चलो आगे, अगला क्वेश्चन ये लो। तुम्हें क्यों उठा तो मेरे को ले यार, तुम कमाल कर रहे हो यार। मैं क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं, तुम लिखते हो जय हिंद सर। यार तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि उठा ले रे बाबा, मेरे को उठा ले। तुम्हें तो क्यों उठा ले, तुम्हें तो पेपर भी देना है अभी।
बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बी। और कोई? सी। बी 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 सी। कितना बेसिक सवाल है यार, कितना बेसिक सवाल है, कितना बेसिक सवाल है यार। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बी और सी निकाल रहे हो उत्तर, कमाल कर रहे हो यार। ए निकाल दिया एक भाई ने। ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आ चुका है, यानी डेटा में कोई बिखराव ही नहीं है यार, सारी वैल्यू सेम है, डेविएशन ही नहीं है कुछ। इसको मैथमेटिकली देखना चाहोगे अगर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते टाइम x1 को x बार से माइनस करके स्क्वायर करते हैं, x2 को भी x बार से माइनस करके स्क्वायर करते हैं, चलते चलते xn को भी x बार से माइनस करके स्क्वायर करते हैं। ये सारा कुछ जीरो आ रहा है, तो सबको जीरो होना पड़ेगा ना, यानी हर एक वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू सेम है और वही वैल्यू मीन बन रहा है, सारी वैल्यू सेम है। पहले ऑप्शन में कह रहा है जीपी बनाएगा कॉमन रेशियो नॉट इक्वल टू 1, गलत हो गया, सारी वैल्यू सेम है। दूसरा कह रहा है 8 पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है, 1 जीरो है, गलत, सारी वैल्यू सेम है, आइदर है और भी गलत, गलत। डी इज द करेक्ट आंसर। यार क्या कर रहे हो यार, ऐसे तो मत करो यार। कितना आसान सवाल यार, फंडामेंटल, बिल्कुल फंडामेंटल सवाल। समझ गए क्या? समझ गए क्या? जल्दी बताना। अनसिविलाइज लैंग्वेज मुझे अच्छी नहीं लगती बेटा, ऐसा मत लिखो, शोभा नहीं देता है। चलो समझ गए हो ना? क्लियर। अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रिसेंट जो भी जेईई मेंस के एग्जाम हुए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से करना, इसको ध्यान से करना। हाँ मेरे टाइम का, बिल्कुल मेरे टाइम का है, जिस साल मैंने जी दिया था उस टाइम का है। चिराग मैंने तुम्हारा जवाब पढ़ लिया, पर मैं बोल नहीं रहा हूं ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो, बाकी बच्चों को निकालने दो। सेवेंटी एट इज द करेक्ट आंसर। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं फटाफट से, और ध्यान से देना कैसे क्वेश्चन को, इसको किया अपन ने। 78 इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि डेटा है जिसमें सबके स्क्वायर्स का सम और सबके वैल्यूज का सम। इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं अपन, कौन सा? सबके स्क्वायर्स का सम डिवाइडेड बाई एन माइनस सबका सम डिवाइडेड बाई एन पूरे का होल स्क्वायर। ये होता है वेरिएंस, यानी ये वाला फॉर्मूला काम में आने वाला है। अब ये वाला फॉर्मूला अगर काम में आने वाला है तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वन ऑब्जर्वेशन दैट वाज 20 वाज फाउंड टू बी रॉन्ग एंड रिप्लेस्ड बाय 30। तो जो सबके स्क्वायर्स का सम था, जो कि था 2830, इसमें एक फालतू चीज आ गई, कौन सी? 20। तो वो जो 20 थी वो 400 बन के ऐड हुई होगी, तो 400 हटा दिया मैंने, और एक जो नई वैल्यू आई है 30, उसके पांति का मैंने 900 ऐड कर दिया। ये स्टेप समझ में आया? क्योंकि सबके स्क्वायर्स का सम निकाल रहा हूं, सबके स्क्वायर का सम निकाल रहा हूं, तो जो 20 था वो एक्चुअल में 400 बन के ऐड हो रहा था, तो मैंने 400 को हटा दिया और जो नई वैल्यू ऐड हुई उसका स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ये कितना आ रहा भैया? 2830 प्लस 500 आ रहा है, यानी कि ये 33330 आ रहा था क्या? 33330 आ रहा था क्या? सिग्मा एक्स स्क्वायर नया, अच्छा नया सिग्मा एक्स स्क्वायर ये आ गया, नया सिग्मा एक्स, नया नहीं मतलब एक्चुअल में सिग्मा एक्स दे तो रखा था 170, लेकिन 20 था फालतू, तो 20 को हटा दिया मैंने, और 30 ऐड हुआ तो आ गया 180। अब तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, क्या बन जाएगा? एक्चुअल में सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना है? वो है 3330 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है? 15, माइनस सिग्मा एक्स आई एक्चुअल में है 180 डिवाइड में 15, इस पूरे का करना है स्क्वायर, जो कि आता है शायद 78 के बराबर।
ये कैलकुलेशन सही है क्या? 3330 आता है क्या? जल्दी से बताना। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आसान सा सवाल, और लेकिन हाँ, ये कई बार रिपीट हुआ इस तरह का क्वेश्चन कि ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, दो फालतू थे उनको हटाया, कोई नए ऐड कर लिए। ये फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, हो सकता है मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, हो सकता है कोई और फॉर्मूला यूज करूं। अप्रोक्स आया ना, एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट। 22 - 144 नहीं, 222 - 144 आना चाहिए। कुछ गलती करी तुमने। ओके, 833 हो गए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, जल्दी करो। नहीं 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 नहीं, 1/√2 गड़बड़ है, 2 सही है, √2 गड़बड़ है, 1 भी गलत है। 2 से, 2 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना, इन ए सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन हाफ ऑफ देम आर ए, रिमेनिंग आर -a। क्या फायदा हुआ? मीन जीरो आ गया ना मेरे भाइयों, मीन जीरो आ गया, क्योंकि आधी 5 है, आधी -5 है, मीन जीरो आ गया। मीन अगर जीरो आ गया तो बड़ा आसान काम हो गया कि जब हम हर वैल्यू में से मीन को माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं और सबको ऐड करते हैं और एन से डिवाइड करते हैं, तो मीन तो जीरो आ गया। यानी हमें सिर्फ सारी वैल्यूज का स्क्वायर ही करना है और एन से डिवाइड करना है, तो हमारा निकल जाएगा क्या? वेरिएंस निकल जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 है तो वेरिएंस 4 रहा होगा। ठीक है, अब सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, हाफ ऑफ देम आर ए, रिमेनिंग आर -a, तो सबको स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप टू ए स्क्वायर। कितनी वैल्यूज हैं? 2n वैल्यूज हैं। दिस इज इक्वल टू 4। ऊपर ए स्क्वायर कितनी बार लिखा हुआ है? 2n बार, तो 2n ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n ए, सॉरी डिवाइड बाई 2n इज इक्वल टू 4, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि मॉड ए की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। समझ गए क्या? टाइम हो चला है, थोड़ा ऊपर भी हो चला है टाइम। आज इतना ही करेंगे। डीपीपी जरूर करना इसकी। और हाँ, काम की बात, इस पूरे चैप्टर में से मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर इसके ऊपर बेस्ड आया तो इसके दो फॉर्मूले काम में आएंगे, या तो स्क्वायर वाला या फिर सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इन दो फॉर्मूलों को आप अच्छे से दिमाग में अगर बिठा लोगे तो मेरे ख्याल से 95% प्रोबेबिलिटी है कि जेई मेंस में आने वाला क्वेश्चन आपसे सही हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अच्छा, नोट्स कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से बता देता हूं मैं। चलो चलो जल्दी से बता देता हूं मैं। अमेजोन एकेडमी की वेबसाइट खोलोगे तो जाना आप लाइव लेसन्स पे। लाइव लेसन्स में क्रैश कोर्स और माइक्रो कोर्स। क्रैश कोर्स में मैथमेटिक्स पे जाओगे तो अपकमिंग लाइव लेसन, ये जो अभी लाइव चल रहा है, तो आज वाली क्लास हो गई। पास्ट लाइव लेसन में जाओगे, व्यू लेसन मटेरियल, वॉच रिकॉर्डिंग, यानी पिछले लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, क्लास नोट्स अवेलेबल है और डीपीपी अवेलेबल है। क्लास नोट्स का मतलब जो मैं अभी आपके सामने जो स्लाइड के ऊपर लिख रहा हूँ, ये एज इट इज चीज़ आपको मिल जाएगी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। रिकॉर्डिंग देखनी है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डीपीपी देखनी है तो डीपीपी मिल जाएगी। अभी जो ये लाइव क्लास चल रही है स्टैटिस्टिक्स की, ये कुछ टाइम के बाद पास्ट लाइव लेसन में शिफ्ट हो जाएगी, तो वहां पे आपको डीपीपी और क्लास नोट्स दोनों मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमें जरूर अलविदा कहना पड़ेगा क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बाय 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 बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, परसों होगी अपनी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन।
बाय बाय, सी यू ऑल। मेहनत करते रहो, अच्छे नंबर लाते रहो, जोर लगाते रहो, अपना, अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन करो। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.